जहर खूब ताय। जहर को ताय। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलूस उस्मान सीजन 4 के एपिसोड 2 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अख्ताम पर देखा था कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कोनूर ने पैगाम भेजा है, जो लोग शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते हैं वो हरकत में आ रहे हैं, हमें उससे पहले कुछ करना होगा, तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर सब सिपाही बाहर निकल जाते हैं और आज के इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कई खवातीन ओरहान और अलाउद्दीन के पास खड़ी होती है। इनसे इनके फ़राइज़ के बारे में पूछती हैं कि आपको कौन कौन से फ़र्ज मिले। तो अलाउद्दीन उदास लहजे में कहता है, मेरा भाई काराजा हिसार पर हुकूमत करेगा। दोस्तों, ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और फिर जैसे ही अलाउद्दीन से उसके फ़र्ज़ के बारे में पूछा जाता है तो वो आंखें नीचे करके और गमज़दा लहजे में कहता है, मुझे कोई काम नहीं मिला। दोस्तों, पास खड़ा ओरहान कहता है, ऐसा मत कहो भाई, बाबा ने तुम्हें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर जोर देने के लिए कहा है, वक्त आने पर वो तुम्हें कोई फरीज़ा सौंप देंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात अलाउद्दीन की उदासी में कमी नहीं करती, जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती चली जाती है। और फिर इसके बाद हमें बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां सिपाही जंगी तैयारियों में लगे होते हैं, साथ ही बावर्ची खवातीन सिपाहियों का खाना ले आती हैं। जहर कुताई के दिमाग पर जंगी जुनून इस कदर सवार होता है कि वह खाने से बचने की कोशिश करता है। डाल से अपने आप को छुपा रहा होता है ताकि मुझे खाना ना मिल सके। एक खातून काफी ज्यादा इसरार करती है, मगर जहर कुताई कहता है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं दुश्मनों के कलेजे खाऊंगा। काफी इसरार करने के बाद खातून उसे खाने की पोटली दे देती है। जहर कुताई यहाँ पर खातून को पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ अपना नाम भी बता देता है। यहाँ से कहानी को एक नया मोड़ मिलता है। लगता है दोस्तों, आइगल के बाद ये जहर कुताई की दूसरी बीवी हो सकती है। खैर, फिर इसके बाद अंदर बाला खातून उस्मान साहब की जरा बांध रही होती है और कहती है, जनाब मैंने हर बार आपको जंग पर भेजा, हर बार मुझे ये लगता है कि मैं पहली बार आपको भेज रही हूँ। दोस्तों, उस्मान साहब भी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन बाला खातून बिलाखिर दिल की बात जुबान पर ले ही आती है। जनाब, एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। उस्मान साहब कहते हैं, जी बताएं, ऐसी क्या बात है। तो बाला खातून यहाँ दिल पर भारी पत्थर रखकर बात का मौजू तब्दील कर देती है और कहती है, आपका सफ़र अच्छा हो, मैंने यही कहना था। प्यारे दोस्तों, बाला खातून का पहला मौजू यानी सही बात अलाउद्दीन के बारे में होती है, जो ताहाल ये राज़मी रख देती है। खैर, आखिर में दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं और उस्मान साहब बाहर निकल आते हैं। अगले ही लम्हे ये सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं और फिर सब के सब अपने घोड़ों पर बैठकर मंजिल की जानब निकल पड़ते हैं, जो कि कुस्तुनतुनिया होती है। घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए ये मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हैं। मीलों के हिसाब से सफ़र करने के बाद ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर काफ़ी देर बाद इधर यानी शहर में कई खवातीन अलाउद्दीन के मौजू को लेकर काफ़ी बातें करती हैं कि वो मुसलसल उदास रहने के बायस कुछ बीमार सा हो गया है। आखिर में मलून खातून आयशा खातून के साथ बाजार में सामान की जांच पड़ताल के लिए निकल जाती हैं और बाला खातून अपने काम में लग जाती है। प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इधर शहंशाह का जारी शुदा खेल अपने उरूज पर होता है। इतने में वहां शहंशाह का वजीर कैनाटा को जेना जाता है। सिपाहियों को फुल चौकस रहने के साथ साथ ये कहता है कि कल रूम में एक नया सूरज तुलू होगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमें कुस्तुनतुनिया का साहिली इलाका दिखाया जाता है, जहां उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। साहिल के करीब एक कश्ती खड़ी होती है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम रात के वक्त सफर करेंगे और अंधेरा होगा तो हम कुस्तुनतुनिया में पहुंच जाएंगे। हम बैस बदलेंगे और एहतियात से काम लेंगे। जहाद मुबारक हो। और फिर ये सब आमीन कहकर कश्ती में सवार होकर मंजिल की जानब निकल पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमें इस सीजन का एक नया कबीला दिखाया जाता है, जिसका नाम ओक्तम कबीला होता है। मलून खातून और आयशा खातून भी यहाँ आन पहुंचती है। आक्तिमूर भी इनके साथ होता है। ये सब घोड़ों पर डाली जाने वाली काठियों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। नाकस चीज़ों से बनी जाने वाली इन काठियों को देखकर इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सही नहीं है। दोस्तों, इनकी ये बातें जारी होती हैं कि साथ ही इस कबीले की खातून अव्वल यानी बिंगे खातून आ जाती है और आतीम हाजरत करती है कि हमें पता नहीं था कि आप आने वाली है। अगर ऐसा होता तो हम आपका भरपूर इस्तकबाल करते और खैमे में लस्सी पीने की दावत देती है। मगर मलून खातून कहती है, शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ बैठने और लस्सी पीने नहीं आए, हम यहाँ अपने बहनों का बाजार में सामान देखने आए, लेकिन जो सामान हमने देखा हम उससे मुतमईन नहीं है। दोस्तों, बिंगे खातून को ये बात बड़ी चुभती है, मगर फिलहाल यहाँ खामोश रहती है। खवातीन की लफ्जी जंग जारी होती है। बिंगे खातून का मौक़िफ़ होता है कि काठियाँ ठीक हैं, जबकि मलून खातून का कहना होता है कि जब काठी घोड़े पर सही नहीं बैठ सकती और इस पर सिपाही बैठने के काबिल नहीं तो इसे बाजार में कैसे ले जा सकती हो।
दोस्तों साथ ही बिंगे खातून की बेटी आलचीचक खातून आ जाती है और आते ही मलून खातून को कहती है, चले मुझे अपना माहिर सिपाही दे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो काठी आप घोड़े के लिए पसंद नहीं करती वो कैसे इस्तेमाल की जाती है। और झट से घोड़े पर सवार हो जाती है। दोस्तों यहाँ एक तैमूर के लिए वाज़ेह चैलेंज होता है और जब आलचीचक खातून अपने घोड़े को पिछली टांगों पर उछालती है तो तैमूर का खून भी जोश मारने लगता है और मलून खातून को कहते हैं, जनाब आप मुझे इजाजत दें, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। मलून खातून भी इसे इजाजत दे देती है तो आलचीचक खातून कहती है, तो हो जाए मुकाबला। कबीले के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त है, उस तक पहुंचकर वहां से दौड़ लगाएंगे। जो कबीले में पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। और फिर अगले ही लम्हे दोनों बाहर दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। तो आलचीचक कहती है, काई के सिपाही, ये अपनी महारत दिखाने का वक्त है। इससे पहले कि मैं आपको हरा दूं अपना नाम बताओ ताकि मुझे पता चले मैं किसको शिकस्त देने जा रही हूँ। तो तैमूर कहते हैं, शहीद गुंदुज साहब का बेटा तैमूर। और फिर जैसी ही दौड़ शुरू होती है आलचीचक तो अपने घोड़े को दौड़ा लेती है, मगर तैमूर घोड़े से उतरकर काठी को हटाता है। वो क्या देखता है कि घोड़े की पीठ बुरी तरह जख्मी हुई होती है। ये सब खराब काठी की वजह से हुआ होता है। खैर ये फिर से घोड़े पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कबीले की तरफ निकल पड़ता है ताकि घोड़े को ज्यादा तकलीफ न हो। और इधर आलचीचक खातून कबीले पहुंचकर सबकी हैरत में इजाफा कर देती है। इतने में तैमूर भी आ जाते हैं और मलून खातून को इशारों में बता देता है कि घोड़े की काठी सही नहीं है। दोस्तों आलचीचक खातून मलून खातून को कहती है, अब आपने अपनी आंखों से देख लिया कि मैंने आपके माहिर घोड़सवार को इसी काठी से हराया जो आपको पसंद नहीं। तो मलून खातून कहती है, यकीनन मैं देख चुकी हूँ, आप एक अच्छी घोड़सवार हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अभी तक न तजुर्बाकार हैं। वो इसलिए कि आप घोड़े का जख्म नहीं देख सकी जो इस काठी की वजह से हुआ है। और तैमूर की पीछे रह जाने की वजह उसकी रहमदिली है। जंग में घोड़े सिपाहियों के पर होते हैं और जब वो पर टूट जाएं तो क्या होता है। दोस्तों ये सुनकर ओक्तम कबीले की खवातीन का सर शर्म से झुक जाता है, एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती हैं। और इसके बाद हमें समंदर का मंजर दिखाया जाता है जहां रात के वक्त उस्मान साहब और इनके सिपाहियों से भरी कश्ती कुस्तुनतुनिया महल के करीब पहुंच जाती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम कोशिश करें और एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाए तो ऐसा ही होगा। और ना सिर्फ आया सोफिया में बल्कि पूरी दुनिया में अजान की आवाज बुलंद होगी, चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। दोस्तों करते करते ये साहिल के करीब पहुंच जाते हैं जहां सिपाही कोनूर इनका मुंतजिर होता है और फिर सब उसके नक्शे कदम पर एक जानब निकल पड़ते हैं। पास ही एक तरफ इस सीजन का विलन खड़ा होता है जिसका नाम आगे चलकर पता चल जाना है। यह अपने आप से कहता है, उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया में खुश आमदीद। और फिर ये भी निकल पड़ता है। दोस्तों फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त ओक्तम कबीले में बेंगे खातून और उसकी बेटी सरदार ओक्तम के जख्मों का इलाज कर रही होती है। साथ ही साथ ये मलून खातून से होने वाली बातों के बारे में भी बता देती है कि उसने मेरे ही कबीले में मेरे ही लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया। दोस्तों वजह पूछने पर यह बताती है कि घोड़े की काठियां सही नहीं बनी, इस वजह से उसने सबके सामने हमें हमारी औकात याद दिला दी। साथ ही बतूर सिपाही और बाइंदर सिपाही अंदर आने की इजाजत तलब करते हैं। तो इन्हें अंदर आने की इजाजत देने के बाद ओक्तम साहब अपनी बीवी को कहते हैं, देखो उस्मान साहब को बाजार में जाने वाले माल का बहुत ख्याल है, कोई कमी मत छोड़ना, बेहतर माल बेचो। दोस्तों ओक्तम साहब की बातें मजबूरन बेंगे खातून को मानना पड़ती है। वो गहरी सोचो विचार करने लग जाती है। और फिर इसके बाद हमें कुस्तुनतुनिया महल के तहखाने का मंजर दिखाया जाता है जहां सिपाही कोनूर के बताए हुए रास्ते पर सब चल रहे होते हैं। कुछ ही देर में इन्हें अंदर महल तक पहुंचना होता है। अजीब मंजर बना होता है। और फिर इसके बाद हमें इधर ओक्तम कबीले के खैमे में सब लोग खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। बाइंदर साहब कहते हैं, जनाब मुझे मालूम नहीं कि उस्मान साहब ने आपने सिपाही को कराश क्यों भेजा। तो ओक्तम साहब कहते हैं, उस्मान साहब ने दीवान के दौरान कहा था कि कराश काफरों के करीब है और मरमरा फतह की तरफ ले जाएगा। साथ ही साथ बाइंदर साहब अपनी लालच से मजबूर होकर ज्यादा से ज्यादा सोना हासिल करने का कहते हैं कि हम भी बहुत सी जमीनें फतह करेंगे और सोना हासिल करेंगे। तो आखिर में ओक्तम साहब अपने बेटे बातूर को कहते हैं, ये फर्ज तुम्हारा है, कराश हमारा है, माकरी काफरों का, लेकिन उसकी ऐसे हिफाजत करें जैसे आपका अपना हो। अगर उस्मान साहब चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। दोस्तों सिपाही बातूर भी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं और कहता है, जनाब मैं सुबह ही अपनी सिपाही लेकर रवाना हो जाऊंगा। सब यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि सिपाही बातूर सौंपे जाने वाले फरीजे को बखूबी पूरा करेगा, मगर क्या ऐसा हो पाएगा, जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का, क्योंकि यहाँ पर हमारे आज के इस एपिसोड का एहतिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान। Yeah.